Hello students, today we are going to start partnership, the chapter 2, fundamentals of partnership. In this chapter we will understand the basics of partnership. So let us start. First of all, let us understand the meaning of partnership. Meaning of partnership, इसके लिए हम Indian Partnership Act 1932 फॉलो करते हैं. According to section 4 of the Indian Partnership Act 1932, Indian Partnership Act कहता है कि partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them, acting for all. इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक रिलेशन है. इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स. और दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में ये एग्रीमेंट है जो कि एक बिजनेस को चलाने के लिए तैयार हुए हैं, चाहे वो सभी चलाएं या उनमें से कुछ लोग चलाएं, और उस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको शेयर करने के लिए दे एग्री. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप. अब देखिए ये पार्टनरशिप फर्म है, तो इसमें जो इंडिविजुअल पर्सन्स हैं दे आर नोन एज पार्टनर्स. ये पार्टनर्स हैं और कलेक्टिवली these are collectively known as partnership firm. ठीक है. Now next is let us see the features of partnership. तो features of partnership में देखिए हम इसी definition में से features निकालेंगे. The first feature is कितने लोग होने चाहिए? 2 or more persons. तो देखिए first feature is 2 or more persons. तो मिनिमम तो हमें पता चल गया कि कितने होने चाहिए पार्टनर्स? 2 पार्टनर्स होने चाहिए. लेकिन मैक्सिमम के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ भी नहीं कहा है कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए. लेकिन इसमें कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 464 और कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 का रूल 10, ये इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि पार्टनरशिप में केवल मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट फीचर इज रिलेशन. देखिए यहाँ पर रिलेशन है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, और एग्री हु हैव एग्रीड, इसका मतलब देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन देम. तो एग्रीमेंट का मतलब क्या है? एग्रीमेंट मे बी आइदर वर्बल और इन राइटिंग. एग्रीमेंट का मतलब क्या है? तो उन दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो भी बात होगी कि हम कोई बिजनेस चलाएंगे, उसके प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एग्रीड रेशो में, और बिजनेस कैसे चलेगा, ये सब एग्रीमेंट होता है. तो ये एग्रीमेंट इट मे बी वर्बल और इन राइटिंग, बट प्रेफरेबली इट शुड बी इन राइटिंग. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि ये राइटिंग में ही होना चाहिए, बट इट इज एडवाइजेबल कि एग्रीमेंट जो है राइटिंग में ही हो. तो अब राइटिंग के लिए जब ये राइटिंग में हम बनाते हैं एग्रीमेंट, तो दिस इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है कैसे लोगों के बीच में हो सकता है? एग्रीमेंट के लिए अ पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट के लिए वो पर्सन कॉम्पिटेंट होने चाहिए. तो कौन लोग कॉम्पिटेंट है? एवरी पर्सन, हर आदमी कॉम्पिटेंट है, बस ये 3 लोगों को छोड़कर. 3 कौन? फर्स्ट इज माइनर. माइनर मीन्स अ पर्सन हु इज बिलो 18 ईयर्स एज. सेकेंड इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसका माइंड साउंड नहीं है. साउंड मतलब जो कि साउंड डिसीजंस नहीं ले सकता, सोच सकता, इनकैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस. एंड अगर कोई आदमी किसी लॉ से डिसक्वालिफाइड है तो दैट पर्सन इज ऑल्सो नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. तो ये 3 कैटेगरीज हैं. इन 3 कैटेगरीज को छोड़कर बाकी सब लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट फीचर इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस. तो देखिए बिजनेस होना चाहिए तभी पार्टनरशिप होगी. तो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस में ट्रेड भी इंक्लूड होगा, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन. ये तीनों टर्म्स आपने बिजनेस स्टडीज में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ ली है, हम इसको यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे. नेक्स्ट फीचर इज लॉफुल बिजनेस. कि बिजनेस जो है लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए. इलीगल बिजनेस की हम यहाँ पर कोई बात नहीं करेंगे. नेक्स्ट फीचर इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो.
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब दे अग्रीड कि बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको हम आपस में एग्रीड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एग्रीड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दिस इज द फीचर ऑफ द पार्टनरशिप। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर पार्टनरशिप में हर पार्टनर को लॉस बियर करना ही पड़े, ये हम डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे, पर ऐसा भी हो सकता है कि one or more persons or partners shall not be liable for losses. The last feature is business can be carried on all or any of them acting for all. कि बिजनेस जो है या तो सभी बिजनेस चलाएं जितने भी पार्टनर्स हैं, या उनमें से कुछ बिजनेस चलाएं दूसरों के बिहाफ पर। These were the features of partnership. Now next is, अब पार्टनर्स हैं तो उन पार्टनर्स के कुछ राइट भी हैं। तो राइट्स देख लेते हैं पहले कि राइट्स क्या हैं। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। कि हर पार्टनर जो है उसको ये राइट है कि वो बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉसेस को दूसरे पार्टनर्स के साथ एग्रीड रेशियो में शेयर करें। सेकेंड इज एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। कि बिजनेस के मैनेजमेंट में हर पार्टनर पार्ट ले सके, उसकी वर्किंग्स को देखने का उसको हक है। थर्ड इज एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस के वर्किंग्स के लिए वो उसको कंसल्ट करने का भी राइट है। नेक्स्ट इज एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पार्टनरशिप की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनको इंस्पेक्शन करने का, उनको देखने का और उनकी एक कॉपी लेने का भी हर पार्टनर को हक है, राइट है। नेक्स्ट इज अ पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कि सपोज ए एंड बी आर टू पार्टनर्स एंड सी चाहता है कि डी को हम पार्टनर बना लें, तो उसके लिए ए की कंसेंट होनी बहुत जरूरी है। ए अगर मना करता है तो वो उसको एडमिशन नहीं ले सकता। तो इसके लिए क्या है कि अगर किसी नए पार्टनर को लेकर आना है तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट राइट इज एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। हर पार्टनर को रिटायर होने का हक है, लेकिन उसके लिए पहले से एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इफ अ पार्टनर हैज गिवन अ लोन टू द फर्म। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है, देन ही हैज अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन सच लोन। तो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म, देखिए दोनों अलग चीजें हैं। मैंने आपको बताया था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट आइडेंटिटीज। तो अब यहाँ पर देखिए पार्टनरशिप फर्म में फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर डिफरेंट, बट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पर देखिए कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन देता है तो यहाँ पर वो पार्टनरशिप फर्म से 6% का पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट राइट इज इफ अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस और मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर कोई एक्सपेंसेस या कोई पेमेंट करता है, कैश पेमेंट करता है, तो ही हैज अ राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म। कि वो फर्म से फिर वो पैसे ले ले, मतलब वो फर्म के बिहाफ पर कर रहा है। सपोज 4 पार्टनर्स आर देयर, 4 पार्टनर्स हैं, कोई एक पार्टनर अगर कोई पेमेंट करता है, कैश पेमेंट अपनी तरफ से करता है, तो वो पैसे फर्म से ले सकता है। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी अ पार्टनर हैज द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट। अगर कोई इमरजेंसी होती है और कोई एक पार्टनर है, तो उसके पास ये राइट है कि वो दूसरों के बिहाफ पर, फर्म के बिहाफ पर जो उसको उस सिचुएशन में सही लग रहा होगा, बेस्ट जजमेंट लग रहा होगा, वो ले सकता है। बाकी पार्टनर्स ये नहीं कह सकते कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। तो एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट एंड बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। और जो भी खर्चा वो करेगा, कैश पे करेगा, वो उसको फर्म से मिल जाएगा। दीज वर द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने अभी आपको बताया भी है, फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी। मैंने आपको बताया अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म, दीज आर
टू सेपरेट आइडेंटिटीज। और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। इसका मतलब है कि इफ फर्म बिकम्स बैंकरप्ट, बैंकरप्ट मतलब इंसॉल्वेंट, अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी ली जा सकती है लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए। नाउ लेट अस डिस्कस पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड मैंने अभी आपको बताया, पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग टू विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप, कि जो पार्टनरशिप को चलाने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको स्पेसिफाई करता है। एक ऐसा ये रिटन डॉक्यूमेंट है। तो मैंने आपको ये बताया था कि इट इज नॉट कंपल्सरी टू मेक बट इट इज एडवाइजेबल टू मेक। तो इसमें देखिए इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों एडवाइजेबल है। देखिए ये लिखा है, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन पार्टनरशिप डीड ड्यूली साइंड बाय द पार्टनर्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। क्यों जरूरी है, देखिए द फर्स्ट इज इट इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। कि पार्टनरशिप डीड बनाने से हर पार्टनर के राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज जो हैं उनको रेगुलेट कर देता है, फिक्स कर देता है कि भाई आपकी ड्यूटी ये है, आपके राइट्स ये हैं, आपकी लायबिलिटीज ये हैं। नेक्स्ट इज सेकंड इज इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेज, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, इट मे बी सेटल्ड, तो ये सेटल कर सकते हैं बाय रेफरिंग पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को देखकर वो अपने डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकते हैं। एंड इट एक्ट्स एज अ गुड एविडेंस इन द कोर्ट ऑल्सो, अगर कोई मामला कोर्ट में भी जाता है तो पार्टनरशिप डीड कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस। Now third is it helps to avoid any misunderstanding among the partners, कि पार्टनरशिप डीड होगी तो उसमें सब कुछ क्लियर लिखा होगा, तो इसलिए पार्टनर्स के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट नहीं होगी। As all the terms and conditions of the partnership have been clearly stated in the deed। तो अब देखिए डीड में क्या क्या लिखा होता है। The first is firm's description, कि फर्म का नाम क्या है, एड्रेस क्या है फर्म का। फिर है पार्टनर्स डिस्क्रिप्शन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। थर्ड इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल मीन्स हेड ऑफिस, कि हेड ऑफिस का एड्रेस, बिजनेस का हेड ऑफिस कहाँ है। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस में कि पार्टनरशिप फर्म क्या बिजनेस कर रही है, किस तरह का बिजनेस है, वो सब यहाँ पर मेंशन होगा। नेक्स्ट इज कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, की डेट ऑफ कमेंसमेंट आएगी कि पार्टनरशिप कब शुरू हुई। उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किस किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है और कैपिटल फिक्स्ड होगी या फ्लक्चुएटिंग। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी मेंशन्ड हियर, अगर फर्म पार्टनर से लेती है या पार्टनर्स फर्म से लेते हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी मेंशन्ड एंड इट विल बी अलाउड टू पार्टनर्स। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट भी यहाँ पर मेंशन होगा, जो कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से चार्ज करेगी। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो भी यहाँ पर मेंशन होगी। इट मे बी इक्वल, इट मे बी 3:2 इफ द पार्टनर्स आर 2, इट मे बी 5:4 एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट इज सैलरी, अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी और कमीशन देना है तो कितनी सैलरी और कमीशन दिया जाएगा, ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन होगा। उसके बाद है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, कि इन केस ऑफ डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर ऑफ फर्म, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या हमें फर्म बंद करनी पड़ती है, उस टाइम पर कैसे हमने अपने अकाउंट सेटल करने हैं। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, कि हमारे टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, अप्रैल टू मार्च होगा, जनवरी टू दिसंबर होगा या जुलाई टू जून होगा। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, जो हमने अभी राइट्स डिस्कस किए हैं। उसके बाद बैंक ऑपरेशन, रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, ये हमको सारे लिखने पड़ेंगे। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, कि कोई अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होता है तो हम उसको कैसे सेटल करेंगे। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग, ऑडिटिंग मीन्स चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, के ऑडिटर मैंने आपको पहले बताया था, ऑडिटर इज अ पर्सन हु चेक्स आवर अकाउंट्स, तो उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी ये हमको मेंशन करना है। ठीक है, तो अब ये एक पॉइंट है
ये हमको याद रखना है कि इट मस्ट बी नोटेड दैट इन मोस्ट ऑफ द मैटर्स मोर importance is given to partnership deed as compared to Indian Partnership Act 1932 कि अगर कोई डिस्प्यूट भी होता है तो पहले पार्टनरशिप डीड को देखेंगे कि उसमें क्या मेंशन किया गया है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने डिस्प्यूट्स को सेटल करेंगे. इन केस एनी डिस्प्यूट पार्टनरशिप डीड इज कंसल्टेड फर्स्ट, तो पहले पार्टनरशिप डीड को कंसल्ट करेंगे और अगर डीड नहीं है या डीड में उस डिस्प्यूट का कोई प्रोविजन लिखा ही नहीं हुआ तब फिर हम वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करेंगे. नेक्स्ट इज, अब देखिए अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें तो सब कुछ क्लियर मेंशन होगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करना पड़ेगा. तो उसके लिए देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है. कुछ चीजों के बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रखनी पड़ेगी. इक्वल का मतलब है कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली. अगर ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं तो 1:1, 3 पार्टनर्स हैं तो 1:1:1, इस तरह से इक्वल रखना है. फिर है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू पार्टनर्स. पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल पर नहीं देगी. कौन नहीं देगा? फर्म नहीं देगी. ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में भी कहा है कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स से उनकी ड्राइंग्स पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है तो उस पर फर्म पार्टनर को 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देगी इवन इफ द फर्म इज सफरिंग फ्रॉम लॉसेस. उसके बाद सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर. सैलरी एंड कमीशन के बारे में कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के नो सैलरी और कमीशन विल बी गिवन टू एनी पार्टनर. ठीक है. It must be noted that these provisions are applicable only when partnership deed is silent and there is a dispute on any point. If, however, partners agreed on any point, then above rules are not applicable and terms decided upon by all the partners shall be considered. कि अगर हम पहले से डीड में ये लिख दें कि भाई हर पार्टनर को हम 5,000 रुपीज पर मंथ या 15,000 रुपीज पर मंथ सैलरी देंगे, तो उसमें फिर हमको पार्टनरशिप एक्ट नहीं देखना होगा. पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो हम उसको ही फॉलो करेंगे. नाउ लेट अस डिस्कस वन इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन 2. Atal and Lal are partners in a firm. They do not have partnership deed. अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, they do not have partnership deed. इसका मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा. व्हाट शैल बी द पोजीशन इन द फॉलोइंग केसेस. फर्स्ट है अटल डिवोट्स मोर टाइम देन लाल इन द बिजनेस. अटल डिमांड्स अ सैलरी ऑफ ₹6,000 पर मंथ फॉर इट. तो अब इसके लिए कि अटल ज्यादा टाइम डिवोट करता है बिजनेस में, लाल से ज्यादा बिजनेस में टाइम डिवोट करता है, तो अटल को 6,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलनी चाहिए. लेकिन अकॉर्डिंग टू द एक्ट नो सैलरी शुड बी गिवन टू अटल. देखिए सैलरी इज नॉट पेएबल टू एनी पार्टनर, देयरफॉर अटल विल नॉट गेट सैलरी. नेक्स्ट इज सेकंड है लाल हैज इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ 50,000 whereas Atal has invested 5,000 as capital. Atal however has advanced 10,000 as loan to the firm. What interest if any will be allowed to Atal and Lal? तो देखिए कैपिटल पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन अटल ने जो लोन दिया है तो लाल, तो यहाँ पर देखिए लाल की कैपिटल पर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. अटल की कैपिटल पर भी अटल को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अटल ने जो लोन दिया है उस पर 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म देगी अटल को. तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेएबल टू एनी पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, देयरफॉर अटल एंड लाल विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेएबल एट द रेट ऑफ 6% per annum, thus Atal will get the interest on loan 6%.
Now third is Atal wants to introduce his son Inder as partner. Lal objects to his proposal. तो अब इसमें हमने आपको बताया है राइट्स में किसी भी पार्टनर के एडमिशन के लिए सभी पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी है। तो यहाँ पर इंदर को नहीं लाया जा सकता क्योंकि यहाँ पर लाल का ऑब्जेक्शन है। तो अ पर्सन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एज पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। Therefore, Inder cannot be admitted into partnership because Lal objects to it. Next is Lal wants that profit should be distributed in the ratio of their capital, but Atal wants that it should be distributed equally. तो यहाँ पर देखिए, in the absence of partnership deed, profit and losses should be shared equally. तो इनको यहाँ पर लाल जो है, लाल is wrong here. लाल कहता है कि कैपिटल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन अटल इज राइट हेयर, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शुड बी शेयर्ड इक्वली। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। तो आपको लिखने का तरीका आना चाहिए कि आपको इसमें प्रेजेंट कैसे करना है। तो लेट अस डिस्कस वन मोर। क्वेश्चन नंबर 5, हर्षद एंड धीमान are in partnership since 1st April 2018. No partnership agreement was made. So underline this, no partnership agreement. There is no partnership deed. They contributed rupees 4 lakh and 1 lakh respectively as capital. In addition, Harshad advanced an amount of 1 lakh to the firm on 1st October 2018. Due to long illness, Harshad could not participate in business activities from 1st August 2018 to 30th September 2018. Profits for the year ended 31st March 2019 was 1,80,000. Dispute has arisen between Harshad and Dhiman. तो देखिए हर्षद एंड धीमान जो हैं पार्टनर्स है 1 अप्रैल से, उनमें कोई एग्रीमेंट नहीं है। हर्षद ने 4 लाख की कैपिटल लगाई है, धीमान ने 1 लाख की कैपिटल लगाई है और हर्षद ने लोन दिया है 1 लाख का फर्म को 1 अक्टूबर को। अब डिस्प्यूट्स देखिए। हर्षद क्लेम्स ही शुड गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा कि ये देखिए हर्षद इज रॉन्ग हेयर, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन एज हिज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, but 6% per annum interest will be given to him as the interest on loan. Next वो कहता है profits should be distributed in the ratio of capital. Here also Harshad is wrong because there is no partnership agreement. So profits and losses will be shared equally. अब धीमान का देखिए, धीमान profit should be distributed equally. So धीमान is right here. Profits and losses should be shared equally. Next is he should be allowed 2,000 rupees per month as remuneration for the period he managed the business in the absence of Harshad. He is wrong here. No remuneration will be given in the absence of partnership agreement. Next is interest on capital and loan should be allowed 6% per annum. तो यहाँ पर here Dhiman is partially right, partially wrong. No interest on capital, but 6% per annum interest on loan is correct. So I think this is okay for all of you. Now question number 3, 4, 5, 6. Do these questions in your registers.